माँ आपके पास आ जाती है। मेरे संपादकीय का संकलन हाशिए पे वही में आया था और बंडल ऑफिस से पहुंचा। तो चूंकि बहुत से किताबें हो जाती हैं पक्की जगह से दफ्तर, उनका सब मेरे मन में शंका भी नहीं था, सही किताब नहीं उनका सब बड़ा साइड से तो दिखा केवल हाशिए लिखा। हाँ अशोक बढ़िया अपने केबिन में था। फोन किसको करें, क्या पा गई, खुशी की बात है। और पत्नी भी साथ छुपी जा चुकी। मुझे लगा नहीं किसको फोन करूँ, किसको फोन करूँ। और मैं मेरी आंखों से आंसू लगभग 40-45 दिन पड़ते हैं। तो इसे पुलिस से बात क्या उसने बताया, मैं बताने की स्थिति में था तो माँ ही आता नहीं। रातों को जब नींद नहीं आती है तो माँ ही आ जाती है। और मुझे लगता है कि अगर प्रेम का रिश्ता है, अगर उसको आगे सच्चा जोड़ा जाए तो सच्चा प्रेम माँ का ही होता है। बाकी स्त्री विरोधी होने का तमाम खतरा उठाते हुए कहा जा सकता है कि बहुत टर्म एंड कंडीशन पे प्रेम चलता है। कुछ अपवाद को छोड़ दिया जाए, अगर ये है तो प्रेम है, अगर वो है तो प्रेम कटघरे में खड़ा हो जाता है। माँ का प्रेम हमेशा आपके साथ हो जाता है, ताकत और मेरे साथ नहीं। मैं जानता हूँ, मैं आज भी हूँ जो भी जैसे भी माँ ने अगर मेरा वहाँ एडमिशन नहीं कराया होता, अब मैं कई कहानियां भी पाऊँ माँ के बाद मुझे लगता है कि अब मुझे खुद एक आत्मविश्वास टाइप का है कि जब मैं लिखता हूँ अगर उसमें माँ जेहन में है तो चीजें बहुत बन जाती है, बात बन जाती है। अगर जेहन में है तो नहीं भी प्रकट है कभी भी, अगर नहीं है तो माँ का मतलब केवल जिसे पैदा हुए वो भी नहीं होता है। माँ का मतलब एक अंतिम पनाह है जहां हत्या करके भी जाए तो बोलोगे बेटा नहीं, मेरा बेटा हत्या नहीं किया है, तय है यहाँ तो अभयदान मिलना ही मिलना है। जैसे आपकी कहानी जड़े में होता है। हाँ वो जड़े जब लिखा था तो एक परेशान है, उसमें माँ थी नहीं और परेशान है वो से कथन है क्योंकि जाहिर सी बात है कि कोई भी हो सकता है हमारी जगह। तो लौटता है कहाँ जाए, तो आदमी जड़ों की ओर लौटता है तो माँ दिखाई देती है। तो हमारे यहाँ एक परंपरा है, गोड़सी होता है, उस पर आग बचा करके मैंने नानी के यहाँ देखा था कि नानी के यहाँ माचिस नहीं जलता, माचिस होता नहीं था। कभी कभार किसी किसी रईस घर के यहाँ माचिस आग बचा करते थे और काम दिए जला दिए और फिर चिंगारी नीचे रखे ऊपर आग डाल दिए और फिर सुबह शाम को फिर ऐसे निकाल दिए, वो फिर आग हो जाता था तो एक दूसरे के घर में आग ले माचिस बहुत ऐसी थी। लेकिन बोसी के अंदर कई महीनों तक आग बची रहती थी। तो वही मुझे लगता है कि जो संवेदना का मामला जो है ना, माँ केवल जैविक बायोलॉजिकल माँ ही नहीं, मामला संवेदना का है और अंतिम बना का यहाँ दिल निखार हो जाते हैं। उतना भी हत्या करके भी आ गए माँ उनके माथे पे हाथ रख दिए वो माँ है, वो माँ मेरे लिए संवेदना है, एक शक्ति है। प्रेमी मैं आखिरी सवाल पर आ गया हूँ और ये मेरे लिए सबसे ये सवाल पूछना सबसे मुश्किल है। मैं चाहता नहीं हूँ कि जख्मों को खोला जाए, लेकिन लता जी के बारे में पूछना जरूरी है। तो विपरीत शख्सियतों का संगम था ये। आप जितने अपने भीतर भीतर हैं वो उतनी ज्यादा बाहर बाहर आपकी ठीक विपरीत थी। उनकी आपके जीवन में कितनी भूमिका रही है और आज वो आप कितना मिस करते हैं उनको, किन मौकों पर मिस करते हैं वो मौके जिन पर वो आपको संभाल लिया करती थी? कई मित्र हैं, मनीषा जी मिली हैं कई बार, उनको दो चीजों से बहुत लगाव था। एक तो एयरफोर्स, मनीषा जी के पतिदेव हैं उसमें, अशरफ बंगाली नहीं बांग्ला खाना भी
हालांकि मैं उसमें लिख भी चुका हूँ, लेकिन जब मैंने कहा ना कि जो जख्म होते हैं ये जख्म को मैं छुपा गया उस दौर में बहुत भयानक हताशा का दौर था, बहुत हताशा का दौर था। और मैं छत पे पटना में छत लाइट बिजली कट चली जाती थी तो रात शाम को हम छत पे जाते थे गर्मी के दिनों में। मैं बैठा रहा हूँगा लेकिन आई, क्योंकि प्रेम विवाह था हमारा, तो मैं तीसरी मंजिल पे घर था, उनका दूसरी मंजिल पे था और वो 5 साल तक चला रही थी। लेकिन जैसे पड़ोसियों से होता है ऐसे उसी पता नहीं क्या अकेले था कुछ था, वो आके बोली सुनिए आपको एक दोस्त की जरूरत है। मैंने कहा कि दया मत दिखाइएगा, मुझे किसी की दया की जरूरत नहीं है। वही आक्रोश, उन्होंने कुछ बोला नहीं, क्योंकि बहुत बीमारी क्या सही बोलना है, मैं इतना इंट्रोवर्ट हूँ, इतना इमोशनल हूँ, वैसे ही उतनी ज्यादा वो एक्सट्रोवर्ट और संभालने वाला हुआ था। वो कुछ लिखी किताबों, जैसे एक दौर में किताबें में सरिया तिथि पढ़ती थी, सब चलता रहा। वो फिर 5 साल तो चला, फिर शादी हुई 2000 में। मैं जो बार अभी कह रहा हूँ कि जिंदगी संभलती नहीं है, संभालने का काम उन्हीं का था। कई दिन बैठे हुए जानते हैं कि फोन में बहुत कम उठाता हूँ, वो होती नहीं तो वही फोन उठाती थी, या मेरे इतने मित्र थे सब जान गए थे कि अगर प्रिया जी फोन उठा रहे हैं तो लताई को फोन करो। तमाम मुझे आए हैं, ये हो रहा है, पूरी मंडली का बाबू था, प्रिया जी का फोन नहीं उठाया तो जैसे कि मैंने कहा कि सांचे में ढाला मां ने, बल्कि दिल्ली में आया भी तो उन्हीं के झूठ भरोस के साथ, और पढ़ा था या सोचा था याद नहीं आ रहा है, लेकिन बार बार मुझे ऐसा लगता है, क्यों लगता है और क्यों मैं ऐसा सोचता हूं, यहां से जाने के बाद आप ही सोचिएगा, या जब मैं बोल रहा हूं या बोलने के बाद बातें जब तक पहुंचेगी तो आप ही सोचिएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब हम किसी के साथ होना चाहते हैं, होना शब्द को की जगह प्रेम भी जोड़ सकते हैं, लेकिन हम होते नहीं है, हो नहीं पाते हैं। तब हम सबसे ज्यादा उसी के साथ होते हैं और ताउम्र होते हैं। वो अधूरी ख्वाहिश, वो अधूरा पल, वही चीज हमें लेखक भी बनाती है, हमें बचाती भी है। लता जी है, बहुतों के जीवन में एक तस्वर भी होता है, कोई और भी हो सकता है, कोई भी शख्स हो सकता है, लेकिन जिसके साथ हम होना चाहते हैं, जिसको मोहब्बत करना चाहते हैं, जिसे प्रेम करना चाहते हैं, प्रेम नहीं कर पाते हैं, उसको जीवन में हम सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, आखिरी सांस तक प्रेम करते हैं। और वही शायद मुझे लगता है कि अगर लगा दिया जाए शुद्ध देसी घी टाइप का, मतलब घी आता था तो घी अपने आप में पर्याय था, मतलब मिलावट होने लगा, मेरा लगाया गया देसी घी, बोले भैया वो डालडा वाला नहीं है, फिर लगा कि नहीं देसी घी में मिलावट लगा, तो शुद्ध देसी घी। उसी तरह से मुझे लगता है कि जिसको हम प्यार करना चाहते हैं, प्यार नहीं कर पाते हैं, उसी को हम प्यार करते हैं, उसके साथ नहीं जिसके साथ हम होते हैं। अपवाद हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है सबसे ज्यादा उसी को प्यार करते हैं या उसी के साथ होते हैं जिसके साथ हम नहीं होते हैं। प्रेम जी, मेरा पेशा है लोगों को खरीदना, उनके इंटरव्यू लेना और वो बातें उनसे निकालना जो वो कहते नहीं हैं। लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि सबसे खूबसूरत बातचीत वो होती है जो अधूरी छूट जाती है। ये बातचीत अधूरी छूट गई, जो कुछ मुझे पूछना था उसका 1/3 पूछा है, अब बाकी के लोगों की बारी है, बाकी की बातें फिर कभी पूछी जाएगी। मैंने अभी एक संपादकीय लिखा भी था कि दुनिया में एक ही चीज पूरी है और वो है अधूरी, अधूरी, अधूरापन ही पूरा होता है, बाकी की दुनिया में कोई चीज पूरी नहीं है। अब आप लोगों की बारी है, मेरे सवाल अब बाद में पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि हमारा जो साहित्य है वो लेफ्टिस्ट है। लेफ्टिस्ट से मेरा मतलब बुराई नहीं है,
जो साहित्य है, जितना भी हम पढ़ पाए हैं, जितना भी पाते हैं, वो सारा एक लेफ्टिस्ट साहित्य है। मैंने कभी किसी जमींदार के स्ट्रगल को नहीं देखा पढ़ा कि जमींदार वो कैसे बना, उसने अपनी जिंदगी कैसे जी, उसने धन दौलत कैसे कमाई, ये साहित्य में हमको नहीं मिलता। तो ऐसा क्यों हम सिर्फ एक तरफ झुके हुए पाए जाते? पर अभी भी वही है, अभी भी हम कभी भी सक्सेस को सेलिब्रेट करने से शायद डरते हैं। उसके ऊपर हम साहित्य नहीं, या उसको हम साहित्य नहीं मानते या पाते भी नहीं। देखिए, दो धाराएं होती है। हम राजस्थान में बैठे हुए हैं, ऐतिहासिक नगरी है, और दोनों धाराएं साथ चल रही हैं। इतिहास इसका साक्षी रहा है, आज भी है। एक तरफ राणा प्रताप होते हैं जो घास की रोटी खा लेते हैं, जैसे ही कहा जाता है, मतलब संघर्ष करते हैं, वो झुकते नहीं, संघर्ष का रास्ता। दूसरा रास्ता होता है मान सिंह का, समझौते का, जो अकबर से हाथ मिलाते हैं और रिश्तेदार बन जाते हैं। इतिहास और सभ्यता दोनों धाराओं को लेकर चलता है। साहित्य जो है, अधिकतर जो मेरा मानना है, उस संघर्ष आंतरिक भी होगा, संघर्ष बाहरी भी होगा, उसके साथ ज्यादा होता है या होना चाहिए। संस्कृत साहित्य में इसकी शास्त्रीय व्याख्या कुछ भी हो, लेकिन जैसे जैसे चुनौतियां बढ़ी हैं, विषमताएं बढ़ी हैं, तो वहां साहित्य को वंचितों का, कमजोरों का पक्ष लेना चाहिए। और कमजोर वही नहीं होता है जो झोपड़ी में रहता है, कमजोर वो भी होता है जो अट्टालिकाओं में रहता है, रात को सो नहीं पाता है, बेचैनी होती है, अंतर्मन। प्रेमा वर्मा का साहित्य ही बात संघर्ष नहीं दिखाता है। रात का रिपोर्टर है, कहीं नहीं लगा कि आपात का कोई बाहरी चित्र नहीं है, लेकिन उसका रिपोर्टर एकदम डरा हुआ है, खौफ एक अंधेरे की तरह है, खौफ भीतर दिखता है उसके भीतर। तो ये मुझे लगता है कि साहित्य जो है उधर ही ज्यादा होना चाहिए, बाकी तो बातें विषय है। प्रेम जी, मेरे दो प्रश्न हैं। नाम बताइएगा। मेरा नाम दुर्गा प्रसाद अग्रवाल है, थोड़ा बहुत लिखता पढ़ता हूँ। पहला प्रश्न मेरा लेखक प्रेम भारद्वाज से, और प्रश्न ये है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछले कुछ समय से लगातार भारतीय समाज में उन बातों को सुनने की क्षमता घटती जा रही है जिन्हें हम नापसंद करते हैं। हम अलग अलग चीज़ों को नापसंद करते हैं, लेकिन जिन चीज़ों को मैं नापसंद करता हूँ, अगर उन्हें आप लिखते हैं तो मैं तमाम तरह से आप पर आक्रमण करने लगता हूँ। आशा मेरा इशारा आप समझ रहे हैं। ऐसा क्या एक लेखक के रूप में ये सारी स्थितियाँ भी आपको कहीं प्रभावित करती हैं? कहीं आप ये महसूस करते हैं कि मैं अगर लिखूँगा तो इसके ये दुष्परिणाम होंगे, और इसलिए कहीं वो लिखना बाधित होता है? एक प्रश्न तो ये। दूसरा प्रश्न मेरा संपादक प्रेम भारद्वाज से है, क्योंकि आप इतनी सारी रचनाशीलता के संपर्क में आते हैं। मैं जानना ये चाहता हूँ, आपने भी एक प्रश्न अभी किया था और वो प्रश्न उससे भी जुड़ता है। हिंदी में लोकप्रिय और सफल को लेकर जो एक ग्रंथि देखने में आती है, लेखक, आपने गुनाहों का देवता को याद किया, उसी जमाने में न जाने कितनी सारी रचनाएं ऐसी लिखी गई जो सामान्य पाठक को भी समझ में आती थी। वो उनको बड़े चाव से पढ़ लेता। सारा आकाश याद कर लें, आप चित्रलेखा याद कर लें, और बहुत सारी चीजें याद कर लें। आज धीरे धीरे जीवन तो जटिल हुआ है, लेकिन हमारा लेखन शायद उससे भी ज्यादा जटिल हो गया है। और अगर कोई रचना लोकप्रिय हो जाती है तो उसे हमारा जो श्रेष्ठी साहित्य वर्ग है वो खारिज करता है, या उसको गरियाता है, उसको नकारता है। अगर अंग्रेजी में भी कुछ चीज़ें लोकप्रिय होती हैं तो उन्हें हम सिरे से खारिज करते हैं।
हिंदी में भी अगर कोई लोकप्रिय हो जाता है तो हम उसे एकदम से नकार देते हैं। तो ये जो नकारने का भाव है सफल को और लोकप्रिय को, उसे संपादक प्रेम भारद्वाज कैसे देखते हैं? और ये प्रश्न मैं इसलिए भी कर रहा हूँ कि पिछले दिनों पाखी में 2 बहुत सफल लोगों से आपने बहुत बढ़िया बातचीतें प्रकाशित की थी, तो मैं जानता हूँ कि आपका नजरिया थोड़ा सा भिन्न होगा। पहले सवाल पे आते हैं, असहिष्णुता टाइप का ही कुछ है मामला जो बहुत विवादित रहा है। देखिए, सारा खेल जो है ना, मैं फिर खेल इस्तेमाल कर रहा हूँ, महसूसने का ही है। अगर आप महसूस नहीं करते हैं तो वहीं से आप मनुष्य होने की तमाम योग्यताएं खो देते हैं। और आदिम जमाने में वो थी बर्बरता, कहा भी है आदिम बर्बरता। धीरे धीरे सत्ता जैसे होती है बर्बरता को खत्म किया, यानी हम अपने आप को संतुलित करते हैं। पास की बात सही हो सकती है, लेकिन पास की बात को व्यवहारिक तौर पे तो चमकदार को सवाल कर सकते हैं कि बीच का कोई रास्ता नहीं होता। एसपी वर्मा ने एक बार अपने प्रोग्राम में कहा था कि या तो इधर रहो चाहे उधर रहो, कभी पास करें कि बीच का कोई रास्ता नहीं होता। ये हो सकता है, लेकिन ये देश जो है ना, बुद्ध का देश है, जहां मध्यम मार्ग ही अपनाया जाता है। कांग्रेस इतना शासन इसलिए कर पाई क्योंकि बहुत संतुलित होकर चलती है, बीच का रास्ता बनाती है। आप जीवन में भी देखिए, जीते या जीने के लिए या चीजों को शुरू करने के लिए बहुत बीच का रास्ता बनाया जाता है। लेकिन बीच का रास्ता हम अपनाने का मतलब ये नहीं होता है कि हम समझौता प्रश्न हो जाए, कहीं जमीर को, कहीं सरोकार को हम खरोच डालें, गिरवी रखना शायद बहुत भारी भरकम सब हो जाए। वो नहीं होना चाहिए, उसमें खरोच नहीं आना चाहिए, ना जमीर पे ना सरोकार, वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि व्यवहारिक होना कहीं से भी समझौता प्रश्न नहीं है, संतुलन होना है। और ये सही है कि एक रूपता जो है वो कहीं कहीं फासिस्ट की ओर बढ़ाती है। और जहां तक मुझे आप बात करते हैं, मई में ही जब वास्को डिगामा भारत में स्थापित नहीं हुए थे, तो आपको मैं इसलिए कर रहा हूं कि भटकते रहते हैं, बहुत जगह जगह जाते रहते हैं, कहाँ पता नहीं कहाँ खोज रहे हैं, कभी इस देश में कभी उस देश में, पता नहीं क्या खोज रहे हैं बाबू में। उसमें मैंने लिखा था, एक संपादकीय लिखा कि उनका आना जैसे बाघ का आना। आज इसमें मीरा फाजली साहब का कम से कम 4-5 बार फोन आया, अरे क्या लिखा, कहीं उनका नाम नहीं है पहले अंतिम से अंतिम पंक्ति तक, तो खौफ नहीं रहता है। लेकिन खौफ तब हो गए, और खौफ मतलब कि कैसे प्रभावित करता है वो देख लीजिए। हमने एक बड़े प्रकाशन संस्थान से कहा कि संपादकीय का दूसरा जो है इसका आना चाहिए। उनका ही सफर था, उन्हें ठीक है आपको दे देते हैं। तो बोले बस ये एक गुजारिश है क्या, अथवा ये जो मैं वास्तव लिखा कर रहा हूँ कि उनसे संबंधित जो लेख हैं वो हटा दीजिए, क्योंकि हम प्रकाशक का बड़े देश के बड़े प्रकाशक हैं, तो ठीक नहीं रहेगा मामला। तो हमने वो नहीं दिया, पड़ा हुआ है, अभी नहीं 6 महीने बाद, साल बाद देखा जाएगा। जब वास्को डिगामा चला जाए, वास्को डिगामा चले जाएंगे, बड़े बड़े चले गए, तो ये क्या है, उनकी खोज पूरी हो जाएगी। अंदर भी आए ना, कोई रहा है ना कोई रहेगा। लेकिन मामला आपका सही है, जिसको हुसैन ने कहा था कि मत कहो आकाश में कोहरा घना है या किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। दूसरी बात, आप आते हैं लोकप्रियता बनाम लोकप्रियता का, तो मेरी पूरी यात्रा ही उधर दाएं बाएं होती रही, इसलिए मुझे विषय बहुत प्रिय रहा है। लेकिन मामला तब गड़बड़ाता है जब एक दूसरे को हम खारिज करने लगते हैं। महादेव वर्मा लोकप्रिय कवि थी, दिनकर लोकप्रिय थे लेकिन स्तरीय थे, मोहन प्रसाद मिश्र बहुत लोकप्रिय कवि थे, बहुत बच्चन जी लोकप्रिय थे। लेकिन दिक्कत तब होती है, और वो 70-80 के दशक में अगर लीडर जाए तो आता है कि वो मंच छोड़ दिए तो आप स्पेस छोड़ते हैं, मुझे लगता है कि तो दूसरा तो आएगा, खाली जगह तो होती नहीं है, बर्फ खाली है तो कोई लोग आ ही जाएगा, रामलाल नहीं है तो श्यामलाल आ जाएंगे। वही हुआ, एक खास समुदाय ने छोड़ी तो आ गए, 4 लाइन लेकर के यहीं के हैं आपके
राजस्थान के। मैंने फिर अभी इसी में आप मिले, मैंने कहा कि आप तो हरियाणा के, हाँ सॉरी, तो बोले कि बॉर्डर मिलता जुलता है ना, समझ में मैंने कहा कि अरे आप तो बहुत गंभीर रहते हैं, अभी मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। बोला कि पेमेंट करवा दो, अभी सीरियस हो जाता हूँ। तो मामला मैं कहता हूँ कि लोकप्रिय को उसको खारिज करना चाहिए, खारिज, जबकि ये बहस हमने चलाई। प्रियमंत इतने नाराज हुए कि पत्र तो लिखा हुआ है, छापे हम, ये कहानी जो बड़े तय थे, कहानी लिखेंगे तो हमको देंगे, वो तो नहीं देंगे, 5,000 रुपया हमें दे देंगे, नहीं तुम्हारे मालिक नहीं देंगे, तुम दोगे, हम भी दे देंगे। बोलते नहीं यार ना, थोड़ा बाहर से लोग आ गए, यहाँ आ गए हैं, हमारी जगह पे कब्जा कर लिया है, तो यही तो हमारी जगह थी, अब हम कहाँ जाए, उनकी चिंताबाजी है। लेकिन और झूठ मान लेना जो है तो हम नहीं, ये ठीक। तो मुझे लगता है कि मेरा जो अपना मानना है कि लोकप्रिय साहित्य को सुरेंद्र वर्मा की तरह चुटकुलेबाजी नहीं होना चाहिए। वो है कि आपको पढ़ने के बाद कुछ मिला कि नहीं मिला, कोई सरोकार है कि नहीं, निराशा दिखाता है कि नहीं, कि केवल टाइम पास। तो साहित्य का काम उसमें मनोरंजन नहीं है, और जो लोकप्रिय साहित्य जो मनोरंजन करता है तो उसको मैं व्यक्तिगत तौर पर खारिज करता हूँ। लेकिन साहित्य को लोकप्रिय होना चाहिए, जैसे मनु भंडारी के सारे कई गुलाम देवता लोकप्रिय है, ये दिनकर लोकप्रिय है, साहित्य को लोकप्रिय होना चाहिए। नमस्कार प्रेम जी, और यूनुस तुम्हारा स्वागत है जयपुर में, और सारे लोग आप लोगों का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, आप लोगों को पता चल गया होगा। इनके लिए सेल्फी खिंचवाने के लिए ना। अभी मैं प्रेम जी को सुन रही थी, और बहुत वर्षों से मैं जानती भी हूँ, और उनके सरोकारों से भी मेरा परिचय है। और प्रेम भारद्वाज जी एक पारदर्शी व्यक्ति हैं, इंट्रोवर्ट जरूर है लेकिन पारदर्शी हैं। तो उनके सरोकार अक्सर झलकते रहते हैं, चाहे पाखी में हो या पाखी में होने वाली बहुत सारी गतिविधियों में। तो मेरे अभी यहाँ बैठे बैठे मुझे एक नाम सूझा उनके लिए, उपाधि, कि प्रेम भारद्वाज जी हमारे हिंदी साहित्य के एंग्री यंग मैन है। तो संयोग से मेरे पास भी 2 सवाल हैं। पहला सवाल कम गंभीर है, दूसरा ज्यादा गंभीर है। पहला मेरा ये सवाल है कि आपने पाखी में विवादों को बहुत जगह दी, तो क्या इसके पीछे कोई स्ट्रेटेजी थी, या सहज ही आप चाहते थे कि हिंदी में ऐसी चीजें सामने आए जो कि नकली और कृत्रिम है? और दूसरा मेरा सवाल बहुत संवेदनशील है कि लता जी के जाने के बाद आपके संपादकियों में एक घनीभूत पीड़ा दिखाई देती है, और एक बहुत सघनता से विचार सामने आता है। तो उस संक्रमण और उस बदलाव को मैं बारीकी से जानना चाहूंगी आपसे। एक मिनट प्रेम जी, अगला सवाल कौन पूछना चाहता है? मैं माइक पहुंचा दूं। जी पहले हल्के सवाल, क्योंकि हम लोग एक आदत है कि खाना के थाली में कुछ आता है तो पहले खराब से पहले खा लेते हैं, निमन चीज बाद में खाएंगे। तो हल्की चीजों से पहले निकल विवाद का यहाँ का मामला है। तो मुझे 2 विवाद पार्टी के जुड़े नजर आते हैं जो काफी हाईलाइट हुए। पहला विवाद महुआ मांझी को लेकर के, मैं उसके बैक पीछे का हिस्सा बताता हूँ कि शुरुआत कैसे हुई। एक लेख सहसा आया था श्रवण कुमार का, गोस्वामी का, और उसमें उससे साउंड ये होता था कि महुआ मांझी का जो पहला उपन्यास है वो उनका मैं बुरा शीला, ये मूलतः इनका नहीं लिखा हुआ है, किसी और का है। अच्छा, जब यह मैं पढ़ा तो उसके पहले हुआ ये था कि मैं 3-4 साल से या 5 साल से सरगोशियों में हवाओं में थी चीजें। आप सब लोग जानते हैं कि संजय जी बोलते हैं इसमें तो मैंने काम किया, कोई बोलता था कि विद्याभूषण, कई तरह की सरगोशियां थी। तो मुझे लगा कि एक बार से बात साफ हो जानी चाहिए, ये लेखिका के लिए भी सही है और हिंदी साहित्य का भी इसमें ही था कि इस तरह की जो छंद चीजें अगर हैं
दूध का दूध पानी हो जाए। अच्छा बोले कहीं और साथ छुपता भी नहीं, क्योंकि महुआ माजी का होना मतलब कि एक बड़े प्रकार से सम्मान के साथ होना, जो मैं बताऊंगा कि कैसे क्या शब्द थे उनके, नाराजगी हो सकती है, फिर से नाराज हो गया, मैंने संबंध मेरे थोड़े ठीक करने की कोशिश की है उन्होंने, तो मैंने लेख छाप दिया। केवल इतना ही मामला था, लेकर छपना था। आपको मालूम ना, तो मालूम है ही कि चीजें कहाँ तलक जाएंगी, हमने जो है लगा दिया फेसबुक पे, कई माध्यम है तो चीजें तो पहुंची। और उसके बाद जो बवाल मचा, दोस्त और महुआ माजी कभी भाई बोलती थी, कभी दोस्त बोलती थी, कभी क्या, इतना ज्यादा। और कई लोग वीर पुरुष बड़े लेखक लोग इस मैदान में पहुंचे और मुझे बहुत हैरत हुई कि हिंदी की शीर्ष लेखिका इस मामले में झूठ बोल रही, और तो बोले वो कहीं ना कहीं ना है, इसलिए कि वो बातें मेरे से ही हो चुकी थी कि 25-30 पेज का मोटा आया था उनके लिए, पढ़ नहीं पाती है, 90 साल उम्र होती, तो पूरा उपन्यास वो नहीं पढ़ पाएगी। दूसरा वाला जो उपन्यास आया था क्या है, वो पूरी बहस चली थी, तो वो कोई प्रायोजन नहीं था, लेकिन उसमें क्या हुआ कि उधर से सवाल आए, जवाब भी इधर से चले गए, और मैंने उसमें कहीं अनबैलेंस नहीं हुआ, बल्कि लीड इनको दिया, महुआ माजी को लीड देके खत्म किया। विभेद यादव का प्रेशर था, उनका ये था। अच्छा, जब ये छपा का जैसे फेसबुक पे आया, हंगामा हुआ, ठीक रात को 11 बजे एक बड़े प्रकार से संस्थान के मालिक का फोन आया, 11:11 बजे, कि प्रेम जी हमारे लेखिका को आपने क्यों दुखी कर दिया। और जो मुझे सर्वोच्च से मालूम हुई कि उस उपन्यास, पता नहीं सच है कितना झूठे, मैं नहीं जानता, साहित्य अकादमी दिलाने के लिए प्रयास हो रहे थे। अब पूरा खेल कर गया, फिर मैं खेल शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिंदगी खेल ही लिखने में हो चाहे जीवन में, तो वो लगातार होता रहा। बाद में वीरेंद्र यादव के हुआ कि इसको खत्म किया जाए, तो हमने उनको लीड देकर के, हमको याद है कि उस प्रकाशन संस्थान में जवाब देने के लिए 4 लोग लगे रहते हैं, क्योंकि उनका पूछना चाहिए, तो सारा लोगों को पूछिए, और लीड हमने इसलिए दिया है। लेकिन विवाद प्रियता इसलिए नहीं है क्योंकि उसके बाद मेरे पास 4-5 और आए किताबों के, इंक्लूडिंग काशीनाथ सिंह का भी महुआ चरित्र, और फैजाबाद के जनाब ने मिश्रा जी ने भेज दिया, अब पूरा दोनों चीज भेज दी, चाहते तो हम बना सकते। बस इतना ही मैंने काशी जी को कहा कि देखिए ऐसा ऐसा है, और नहीं मैं तो पढ़ा भी नहीं, लेकिन उसके बाद सबूत था कि 3-4 होता नहीं कि ट्रेंड चल गया, तो हम उस ट्रेंड को आगे नहीं बढ़ाए। आप जानते हो कि उस ट्रेंड को भी बिल्कुल आगे नहीं बढ़ाया। दूसरा जो है विवाद हुआ, तो लीड हमने महुआ माजी को दिलाई, उनको उसी नोट्स पे हमने खत्म किया, नहीं तो चाहते तो और भी भयानक स्थिति जा सकती थी। दूसरा विवाद जो हुआ, अगर अभी मैं सदन में इसको देख रहा हूं तो एक आधा विवाद और भी नजर आता है मुझे, तो मैं कहूंगा दूसरा नीता जी उसके मूल पे है। दूसरा विवाद जो हुआ था वो विवाद साहस अचानक मैं सर हिमाचल में था, तो नीता का फोन आया था कि मैं बाहर चला गया था और अभी मैं आया हूँ विदेश से, तो ज्ञानरंजन जी का विशेषांक पढ़ा मैंने, और उसमें आपने लिखा है कि उनकी तुलना आपने उससे कर दी है जावेद अख्तर से, ये एग्रीमेंट जो आपने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, ये गलत है, मैं लिखना चाहता हूँ। लिखिए उन्होंने खत लिया ताकि वो खत आप भी मेरे सुरक्षित घर पे ले गया। उस खत में यही था कि किरदार बड़ा नहीं होता है, किरदार को गढ़ने वाला बड़ा होता है। तो अमिताभ बड़ा नहीं है, सलीम जावेद ज्यादा बड़े हैं, क्योंकि इसको गढ़ने वाले सलीम जावेद थे। उसी तरह से कि जैसे कसाब बड़ा नहीं है, हाफिज बड़ा है, इसको गढ़ना है। ये छप गया। 3-4 दिन बाद वहां से फोन आया रवि बोलेगा बॉम्बे से कि प्रेम जी मैं खबर बना रहा हूँ। क्या खबर बना रहे हो? अब तो ये कसाब से तुलना कर दी, हमने ऐसा मत बोले। अब तो मैं बाइक लेना चाहिए, फिर मैं नाटक देख रहा था मंडी हाउस में, तब तक नीता भाजी का 3-4 बाहर निकला, 3-4 मिस कॉल, तो मैंने कॉल किया, बोले ये देखो किसको रवि बोले कोई गहराई का साथ तुलना ये वो, तो मैंने रवि बोले मैंने कहा कि ऐसा मत कीजिए, तो मान गया। लेकिन रवि बोले चलाकी कर दी, उसी रात भास्कर को एक खबर दे दी, और सुबह उठता हूँ, सुबह नीला साहब का फोन आ गया, सर अरे क्या छप गया, कहाँ छप गया है, सब मेरे घर को घेर लिया है लोगों ने, बाइक के लिए। दूसरा विजय का फोन आया और पूरी खबर मेरे ऑफिस पहुंचा 10 बजे तक, तो 3-4 चैनल लगातार वो 3 दिन तक मुझे याद है
11 जनवरी, 12 जनवरी, 13 जनवरी, 3 दिन तक वो खबर चैनलों में चलती रही। निदा ने की अमिताभ की तुलना कसाब से, ये वो, और अमिताभ को इधर से दिखाया, कसाब को करते हुए इधर से दिखाया, अमिताभ को 3 दिन चलता रहा। और मेरे आंखों से लोग ऐसे कभी जावेद साहब के उनका फोन आया कि लेटर क्या है, लेटर हमने मैक्स किया, इधर किया, बहुत चलता रहा। कोई लोग हमने हमारा भी स्टार बनने का नहीं था, 3 दिन तक हम भी भापे पड़ गए कि कुछ हो गया है। चैनल वाले सब पहुंचे, लाइन लगी, चैनल वालों की लाइन लगी थी, अच्छा वो ये हो गया। तो ये, लेकिन कहीं भी हमने कहा अगर वो चाहता तो मामला भड़क सकता था। वहां भी हमने ये कहा कि नहीं, ये जो है समझने में भूल हुई है, और ये तुलना जो है वो दूसरे ढंग से की जाऊंगी है, बहुत शांत किया गया, तब जाके बड़ा मामला शांत हुआ। ये बिल्कुल सोता था, कहीं से इसमें कुछ नहीं हुई है। आधा विवाद हुआ है वो कवर पे हो गया कि जो आप जानते हैं मैत्री पुष्पा ने विभूतिनारायण राय के आंदोलन छिड़ा हुआ था जबरदस्त ढंग से, तो हमको विभूति जी को बुलाना था, बातचीत तो करनी थी, कोई चीज को लेकर के आई बात नहीं, उसी प्रसंग को लेकर घिराव जैसे करते हैं करना था। तो पैनल एक बनता है बातचीत करने के लिए, आप आई हैं उस प्रोग्राम में जानती हैं। हमने सोचा कि पैनल अगर वो आ जाए तो क्या। सच्चाई ये है कि ना विभूति जी आना चाहते थे मैत्री जी के सामने, हम उससे करना चाहते, अरे पागल औरत है क्या बोलेगी पता नहीं, ना मैत्री जी चाहते थे कि हुआ है, लेकिन आ गए। और कुछ नहीं, मैत्री जी ने कुछ बोला नहीं, लेकिन फोटो दोनों का सभी मुस्कुराते हुए फोटो आ गया। तभी हमारे स्वतंत्र किसी भाई ने सामने बैठे लिखा है क्या प्रेम भारद्वाज, पहले वाले प्रेम भारद्वाज नहीं रहे, तो एक दूसरे को कहा अरे पाठा में नौकरी पक्की हो गई है, जा रहे हैं वहां नौकरी करने। ऐसे ही होता है मुरादों को लेकर के। दूसरे सवाल को आपने कहा लता जी का, तो मुझे लगता है कि मेरी मां 2013 मई में गई, 23 मई को, 4 महीने बाद पत्नी गई, 24 अक्टूबर को, 4-5 महीने के अंतराल में 2 मौत। और ये कुछ वैसे ही मामला था जैसे आप 2 पैरों पे खड़े होते हैं और जैसे आपके भीतर दिल और दिमाग होता है, एक दिल है दिमाग है, मां दिल थी तो लता जी दिमाग थी, क्योंकि वो कई प्रॉब्लम ऑफिशियल प्रॉब्लम होता तभी पूछ रहा था ऐसा होगा क्या करूंगा, नहीं ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, ऐसा वो सब था, कुछ कहीं नहीं, दोस्ती में हो, ऑफिशियल हो, पारिवारिक हो, वो थी, दोनों खत्म हो गए। उसके बाद का जो जीवन रहा है 2.5 साल का, अभी नितांत अकेले का रहा है। अपने से रोना शुरू करना है, 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा रो रहे हैं, अभी चुप कराने वाला तो कोई है नहीं। कौन कहेगा कि मत क्यों रो रहे हैं, खाना वाला बनाने वाले खाना बनाने के लिए खाएंगे तब ना, उसके बाद फिर वो रोने लगती थी। तो देखा मैंने कि दुनिया क्या है, जमाना क्या है, दोस्ती क्या होती है, मित्रता क्या होती है। ऐसा नहीं कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं भी कहा किसी के जाता हूं पूछने, ऐसे लोग कहां होते हैं। और तो मेरी कहानी है कभी एरिया से बाहर, क्योंकि एक रियल स्टोरी है। वही राणा बनर्जी जो आत्महत्या करने के पहले 4 फोन लगाया था उन्होंने उस रात, और चारों में से किसी ने नहीं उठाया और उन्हें आत्महत्या कर लिया। मुझे लगा कि आमतौर पे किसी पात्र पे कहानी लिखा जाता है, उस समय मुझे लगा कि मैं तो अपनी कहानी का पात्र बनता हूं, और कैसे बचा हूं, कैसे, बहुत मुश्किल है। कई जाता खाना नहीं खाना, लेकिन ये चीजें हुई कि गहरा मन तो आया है। आपने सही कहा कि उसके बाद चीजों को देखने का, समझने का, और वीर सक्सेना जी बैठे हुए हैं, वही पंक्तियां जो सुना रहे थे, तो मुझे लगा क्या था वो, दुख चंदन होता है जिसके माथे पर लग जाए वो पावन होता है। पावन तो अपनी चीज है, लेकिन दुख कई चीजों को मैंने मतलब जाना कि नहीं, दुख जो है कुछ जरूरी भी होता है। दुख एक लेखक के लिए, इसे हम लोग ये नहीं कि हर कोई दुखी हो जाए, लेकिन वही महसूस करने का मामला है, और वो चीज आपको कहीं गहराई है। तो मैंने महसूस किया कि मैं खुद जो हूँ, ठीक है मैंने लिखा नहीं है उस तरह से, लेकिन चीजें सामने नहीं आई, लिखा तो बहुत कुछ, और संपादकीय लिखने में भी, चाहे उसके लिखने में भी गहरापन तो आया है। और अभी भी मैं लिखता हूं तो
जी हाँ, होती है जी। आप लोगों के लिए वो मामला खुद नहीं हो सकता है, लेकिन जब मैं संपादकीय लिखा था तो पहले वो सुनाता नहीं था, आने के बाद वो पढ़ती थी और मुझे नंबर दे दी थी, 10 में 9 नंबर, 8 नंबर, 10 में 10 कभी नहीं मिला। और मैं करता था तो बीच में वो आँख खराब हो गया था उनको बीमारी की वजह से, तो मैं सुनाता था। आज भी संपादकीय लिखता हूँ, तस्वीर लगी हुई है, रात के सन्नाटे में पूरा संपादकीय में पढ़ता हूँ और मैं मान लेता हूँ कि मैंने लिख दिया है और उन्होंने सुन लिया है। प्रेम जी के संपादकीय के बारे में मेरा जो एक लाइन का वो है वो कि कलेजा निकाल कर लिखना जिसको कहते हैं, वो कलेजा निकाल कर लिखते हैं। मैं उनकी संपादकीय पढ़ते पढ़ते मैं भी रोता हूँ और कई बार बता भी पाता हूँ, कई बार नहीं भी बता पाता हूँ। प्रेम जी के पाखी के बारे में चर्चा हुई, उनकी कहानियों के बारे में चर्चा हुई। संडे पोस्ट एक अखबार है जिसमें मैं भी लिखता था और संडे पोस्ट ये संपादित करते थे और उसमें एक कॉलम लिखते थे, दिल्ली ऊंचा सुनते। वो कॉलम मैं रेगुलर पढ़ता था और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि दिल्ली अब सुनती भी है कि नहीं। अगला सवाल कौन करेंगे? पवन वो कौन करेगा? नहीं, संडे पोस्ट का एक मामला है कि मैं पटना से दिल्ली लाया ही संडे पोस्ट की वजह से गया था। जो उतरा पहले राष्ट्रीय स्तर पर साप्ताहिक अखबार निकाला जाता था, बाद में वो बाकी वहाँ से करना शुरू हुआ और उत्तराखंड संडे पोस्ट था वो शिफ्ट कर गया है वो उत्तराखंड का। और फिर संडे पोस्ट एक वैचारिक प्रक्रिया के तौर पर 2-3 महीने के अंदर सामने आया। जो आपने दिल्ली ऊंचा सुनती ही मामला है, वो मैं कह रहा हूँ कि उसके लिए यही जवाब है कि दिल्ली जब सुनती ही नहीं है, इसलिए कहना बंद कर दिया गया है या बोलना बंद कर दिया गया है। अब मुझे लगता है कि दिल्ली को सुनाने की बजाय या कुछ कहने की बजाय एक बहुत बड़ी चीख की जरूरत है, बड़ी बड़ी चिৎकार की जरूरत है, क्योंकि बोलने से बड़ा नहीं बनेगा। चीख इसमें दर्द भी होता है या आक्रोश भी होता है, दोनों का मिला जुला रसायन होता है, तो बिना चीख कोई सुनाई नहीं। मेरा जो सवाल है, बेसिकली मैं आज की बात नहीं करता। पाखी को आप 10 साल बाद या 20 साल बाद कहाँ देखते हैं, उसका एक छोटा सा कारण है पूछने का कि आज की जो हमारा, अगर आप ऑडियंस देखेंगे या लोग देखेंगे और हिंदी के जो पाठक हैं, कहीं ना कहीं मुख्य धारा में उनके हिंदी एक बहुत बड़ा उनकी जड़ों से जुड़ी हुई है, खासकर जो 35 से लेके और 60-65 साल का जो वर्ग है। लेकिन जो अगली जनरेशन है उसमें हिंदी भी अंग्रेजी के चश्मे से बेची गई है, खासकर 85 के बाद, 90 के बाद, और कहीं ना कहीं हिंदी से जुड़ाव रहा है लोगों का, क्योंकि मैं पढ़ाया भी है 10-12 साल और काफ़ी लोगों के साथ काम करता हूँ अलग अलग फील्ड में। तो जो एक मुख्य धारा से जुड़ाव था, लोगों के पास एक्सेसिबिलिटी हो गई है हिंदी की, पढ़ने के लिए सब कुछ मिल रहा है, लेकिन उससे जो जुड़ाव है, जो एक जड़ों में जुड़ाव था, वो जुड़ाव उतना नहीं है। और खासकर हमारी जनरेशन का है जो 35 प्लस की हम बात करें, लेकिन उसके बाद वाली जो जनरेशन है उसका उस भाषा से उतना जुड़ाव नहीं है, भाषा में भी बहुत परिवर्तन आया है। तो आप जो एक इस जनरेशन की बात की, जो एक ये ट्रांजिशन का दौर है, और जो अब अगली जो पीढ़ी आ रही है या जो आ गई है, जो मुख्य धारा का पाठ है, उसके लिए आप पाखी को कहाँ देखते हैं और किस तरह के पाठक आपको इस नए वर्ग में जो, और मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जो कि हिंदी के छात्र हैं या साहित्य के छात्र हैं, जो मैं एक मुख्य धारा की बात कर रहा हूँ, कहाँ पे देखते हैं। अगर हम हमारी जनरेशन की बात करें, हम लोगों ने साहित्य भी पढ़ा है, हम लोगों ने जो मैगजीन्स होती थी, हिंदुस्तान, साप्ताहिक हिंदुस्तान, धर्मयोग, सारिका, ये सब हमारी एक अपब्रिंगिंग का पार्ट रही है, इसलिए हिंदी से हमारा जुड़ाव भी रहा है, साहित्य से जुड़ाव रहा है। लेकिन इसके बाद की जो जनरेशन है उसमें इस किस्म का जुड़ाव नहीं। और खासकर अखबारों की अभी बात की, मेरे घर में 5 अखबार आते हैं, पर पिछले 1.5 साल से मैंने एक भी अखबार उठा के नहीं देखा, जब तक कि मेरे को किसी ने कहा नहीं हो कि इसमें कुछ ऐसा कुछ छपा है। उससे कुछ ना कुछ जुड़ाव मेरा वैसा भी टूटता जा रहा है,
क्योंकि जिस तरह का पतन हमारे लेखन में आ रहा है, भाषा में आ रहा है, तो आप अपनी इस पाखी को कहाँ देखते हैं 15-20 साल के, और खासकर अगली पीढ़ी? एक मिनट प्रेम जी, अगला सवाल कौन? मैं पूछता हूँ। नहीं हो, मैं समय की पतन की बात करते हैं तो एक पुराना जुमला है कि हम लोगों की दादी नानी भी कहती थी कि जमाना बहुत खराब है। चाचा और पिता ने भी कहा, हम भी कहते हैं, हमारे बात कहें। दूसरी बात अगर संक्रमण की बात की तो हर दौर ही संक्रमण का होता है। कभी कुछ संक्रमण का रंग गहरा होता है, कभी कम होता है। फिर आप जो कह रहे हैं बात की, जुड़ाव की बात और बचाने की बात, तो साहित्यकारों की वजह से नहीं बचेगा, वो पाठकों की वजह से बचेगा। और जाहिर सी बात है कि साहित्य के पाठक वही नहीं होंगे जो साहित्यकार के बच्चे हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि अधिकांश लेखकों के बच्चे, बेटे बेटियां, बहुत कम रुचियां होती हैं उसमें। किंतु देखते हैं कि उनका पिता या माँ लिखती है तो उनके हिसाब से कितना बेकार कहता है। लेकिन एक अलग वर्ग है, एक नए लोग हैं, और वो जाहिर सी है बहुत शायद समृद्ध न भी हो, वो कारवां आएगा, वो पढ़ेगा, लिखेगा और रचेगा। और मैं अभी का दौर जो समझ रहा हूं वो कुछ दृष्टि से अच्छा भी हो सकता है, खराब हो सकता है, लेकिन जो सोशल मीडिया आया है इसने बड़ा मौका दिया है लिखने पढ़ने के लिए। एक बड़ी बाढ़ आ गई है हमारे उसमें, बड़ा बाढ़ में खरपतवार से बहुत लोग आते हैं, आए हुए फेसबुक पे देख रहे हैं, लगता है होता है ना कि किसी चुटकुला चला है कि कौन है भाई आप, तो फेसबुक दोस्त है, लेकिन अगले दिन पता चलता कि नहीं, वो तो कभी भी है या कवित्री, अगले दिन पता चलता है। तो हर कोई रच रहा है। लेकिन उसमें एक चीज जो नुकसान हो रही है, पाठक कम होते जा रहे हैं, लेखक ज्यादा होते जा रहे हैं। नहीं, पाठक लेखक नहीं, मुझे लगता है कि लेखक ही पाठक है। खाली खांटी पाठक बहुत कम बचे हुए हैं। हाँ, नहीं तो महत्वाकांक्षा ऐसी है कि साल 2 साल 3 साल बाद फिर वो भी लिखने लगता है। लेकिन साहित्य बचा रहेगा, साहित्य से जुड़ने वालों लोग आते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। और जो भविष्य है, मुझे लगता है कि जो न्यायपाल ने भी न्यायपाल ने भी कहा था, मुझे लगता है कि वो तो सोचने की जरूरत है। इस समय जो है वो फिक्शन का नहीं है, नॉन फिक्शन का है। और ये काम सिनेमा बहुत अच्छे से कर रहा है। आप देखिए कि जनता साहब की फिल्मों में कई रियल, मान सिंह तोमर हो तो मीडिया भी फिल्म आ रही है, चाहे चक्री इंडिया है, ये चीजें उपन्यास में कहा बहुत कम प्रयोग जो है सिनेमा के निस्बत साहित्य में कम हो रहे हैं। जबकि अजीब बात है कि सिनेमा एक बड़ा खर्चे का माध्यम है, बहुत बड़ा, वहां प्रयोग हो रहा है, लेकिन साहित्य में कहा भाई आप ही आप कुछ भी कर सकते हैं, ये पता नहीं क्या बीमारी है। शिल्प के स्तर पे मुझे लगता है कि उपन्यास आ रहे हैं, चाहे कविता ही लिखी जा रही है, कितने प्रयोग हो रहे हैं। मुकुल जी बैठे हैं, मुझसे बैठे, बहुत शिल्प पे बहुत कम ध्यान जा रहा है। उपन्यास लिखे जा रहे हैं, लेकिन उपन्यास में केवल कथा महत्वपूर्ण नहीं होता है, उपन्यास अपनी शिल्प का मामला है, विजन का मामला है, विजन होना चाहिए वहां। कथा तो कहानी भी होती है। अब सोचिए कि गोदान को अगर गोबर के नजरिए से लिखा जाता तो क्या होता, त्याग पत्र को अगर जज की भूमिका को छोड़ करके मृणाल के नजरिए से लिखा जाए तो क्या होता। मामला शिल्प है, शिल्प पे काम नहीं हो रहा है, क्राफ्टिंग पे काम नहीं हो रहा, प्रयोग नहीं हो रहा है। तो प्रयोग होने चाहिए और रियलिस्टिक, जैसे सिनेमा रियलिस्टिक हुआ है, साहित्य को भी रियलिस्टिक ज्यादा होना चाहिए। बहुत फिक्शन बहुत हो चुका है, थोड़ा सा नॉन फिक्शन या सेमी फिक्शन कहीं ना कहीं चीजें हो गई। तो कहीं हमारे बीच में दौर था कि मिथा की ओर हो जाते थे, पूरा साहित्य लिया है, वो बहुत हो चुका, भक्ति का से लेकर के रीति का बहुत हो चुका, दिनकर तक वशी से बहुत हो चुका है। आखिरी कभी शायद मुझे कोई बुरान नहीं है, बहुत कर दिए। अब जो है वो रियलिस्टिक होना चाहिए, हुए भी है, लेकिन मुझे लगता है कि सिनेमा इस तर्ज पे ज्यादा होना चाहिए। प्रेम साहब, काफ़ी अच्छी बातचीत रही और लेखक और संपादक प्रेम भारद्वाज के कई पक्षों को हमने देखा, काफ़ी संवेदनशील और लोग बहुत ध्यान से सुने। जैसा कि आप दोनों ने कहा कि बातचीत अधूरी ही रही और इस अधूरेपन में ही एक पूर्णता है। आपकी बातचीत में
पूरी बातचीत में आपकी माँ और आपकी पत्नी का आपके व्यक्तित्व में काफ़ी अहम उन दोनों की काफ़ी अहम भूमिका दिखी। पिता से भी आपके संबंध रहे, अच्छे रहे, बीच बीच में आप उनको लेकर भी भावुक हुए, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा सुनते हुए कि 4 भाई बहन आप रहे, सबसे बड़े आप रहे, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि पिता का प्यार आपके प्रति कम रहा हो। क्या इसमें जिन मारपीट की हमने बात की या पिता के हम प्रत्यक्ष प्यार को हम कई बार नहीं देख पाते हैं, कहीं उसके पीछे उनकी चिंता, परिवार को संभालने की चिंता, बड़े बेटे को किसी लायक बनाने की, और ताकि वो अपने दूसरे भाई बहनों को भी संभाल सके, और एक निम्न मध्यम वर्गीय नौकरी करते हुए घर को संभालने की और आपको कुछ और बनाने की चिंता उसके पीछे होगी। तो उनकी जिस तरह से व्याख्या हुई, कहीं वो एक पक्षीय तो नहीं रही? नहीं, वो एक पक्षीय इसलिए दिखाई दे रही है कि पिता को मैं एक सत्ता के रूप में देखता हूं। पिता मतलब कि जिस सत्ता में हम रहते हैं, हम जिस सिस्टम में रहते हैं उसका मालिक, हुक्मरान, ममता थी, प्यार भी था, सब कुछ था, लेकिन जैसा मैं चाहता हूं वैसा ही होगा। मुझे लेके जाते थे कपड़ा खरीदने, ये पसंद करो, मुझे पसंद नहीं था, चुपचाप बैठा था, मार दे। वो बिहार का खाटी अंदाज है, वो ये कह सकते हैं। अरे तो हमें पसंद है कि कुछ है ही नहीं, कोई बात होगी तो डिस्कस करेंगे क्या किया जाए, हम लोग ऐसे करेंगे, वही कोई बात हुई नहीं। जब कमाने लगना तब नहीं चलाना, जब तक मैं कमा के खिला रहा हूं तुमको मेरी बात सुननी होगी। ये भाषा किसकी भाषा है? सत्ता की भाषा है। हाँ, आज का दौर बदला है, वो दौर 70 का दशक वैसा ही था। वहां आपको अपने बेटे को गोद में लेने की शिकायत मानी जाता था, कह रहे तुम अपना बेटे को खिला रहा है इतना ज्यादा। वो दौर शायद वो भविष्य काम कर रही थी, और मेरे भीतर का था कि नहीं, सब कुछ मनमानी करते हैं, एक आक्रोश था, लेकिन बेबसी भी थी, क्या कर सकता है आदमी। लेकिन ऐसा नहीं था। मुझे 5 रुपया लिया था, चंडीगढ़ गया था तो जाकर सिनेमा देखो, 10 रुपये लिए थे, 5 रुपये का खा लेना और सिनेमा देखना। तो मैं वहाँ 83 में गया, मैं डिलन थिएटर में अच्छा फिल्म देखा, था। तो ऐसा था, बीमार पड़ा, रात भर करते रहे। लेकिन एक बात मैं बताना भूल गया, 2 अक्टूबर 97 में ये डिक्लेयर हो गया कि वो कैंसर है, और डॉक्टर हम लोग अहमदाबाद लेके गए तो कहा कि 1 साल, और वो 1 साल सब नौकरी फाकरी, जो कि बहुत नौकरी मेरी थी भी नहीं, जो भी थी, सब छोड़ छाड़ के मैं उनके साथ रहा, और तमाम चीजें किया जो एक बच्चे के लिए किया जाता है। मैं उनका बेटा होकर साथ में कुछ ला रहा था, मुझे मालूम था कि क्या पसंद नहीं किया, बोलेंगे नहीं, कोई बोलते नहीं थे जी मुझे तो चाहिए नहीं। कई बार अगर देर हो जाती थी लाने में तो माँ बोलती थी कि इंतजार करते थे। सब कुछ छोड़ छाड़ के, पता नहीं मेरा भाई कमाता था, सब कुछ फाइनेंशियली बहुत पीछे है, आज भी साउथ अफ्रीका में कंट्री बनाना बहुत, तो उसमें भी टाटा का मैं था, मैनेजर था, लेकिन पिता के साथ नहीं रहा, सब कुछ छोड़ छाड़ के। मृत्यु के 2 दिन पहले, 1 दिन पहले गाड़ी पर हो गई थी, तो मैं उसको बैठा के गाड़ी लगाया, और उनकी आंखों में आंसू थे। मरते समय चिंता हुई थी कि तुम सेट नहीं हुए, जो आज तक तुम्हें सेट नहीं हो पाया, और था चिंता थी। उनको लगा था कि लेखक बनेगा ना, वो जानते थे लेखक को सब गरीब होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, शायद लिपि हो जा रही होगी कि नहीं, लेकिन बेटे को लेखक में बनाया जाए, तो कुछ और कर दे, ये भी लिखो कि जो मालिया इसलिए रही होगी, वो भी उनके दिमाग में होगा, लेकिन था। लेकिन कुल मिला के मुझे लगता है कि वो 1 साल का अलग दौर था, हाँ मैं उनके साथ हमेशा रहा। लेकिन पिता और सत्ता, और सत्ता का वो मेरे लिए वही है। आज भी जो सत्ता, जिस सत्ता में हम रहते हैं, पिता ही होता है, जैसा हम चाहेंगे वैसा करेंगे, कोई कुछ नहीं कर सकता है, वो होता है पिता अपनी सत्ता है, लेकिन प्यार, प्यार। बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम जी आपका, ईश जी आपका। बहुत सारे ऐसे मौके आए जब आंखें भी गई,
जब शब्द नहीं मिल रहे थे, लेकिन मुझे लगता है जैसा मैंने पहले भी कहा कि कुछ बातचीतें अधूरी हों तो वो अच्छी होती हैं। इसी बात के साथ बात खत्म करता हूँ कि हमारे शहर में बेचेहरा लोग बसते हैं, हमारे शहर में बेचेहरा लोग बसते हैं, कभी कभी कोई चेहरा दिखाई पड़ता है। क्या क्या बात, शुक्रिया आप लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी देर से आप लोगों ने छेला और बेमतलब की बकवास की सी बातें आपने सुनी। आज मुझे फिर वही याद आते हैं जो पता नहीं क्या वो पिछले 3-4 महीने से वो शेर हर जगह कोट कर रहा हूँ। मुझे इतने अच्छे लगते हैं। पटना के शायर हैं कलीम अजीज कि हमको जो मिला है तुम्हें से तो मिला है और हम तुम्हें भूल जाएं, क्या बात करो हो। ये आपके लिए और हमारे लिए। दूसरी लाइन आपको समझिएगा, खंजर पे न कोई छींट न दामन पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो कि करामात करो। क्या बात है, क्या बात है। दोस्तों, ये थे प्रेम भारद्वाज, संपादक प्रेम भारद्वाज, कहानीकार प्रेम भारद्वाज और एक इंसान प्रेम भारद्वाज। और उनसे बातचीत बड़े छुटीले अंदाज में गहरे सवाल यूनुस भाई ने किए। मुझे उम्मीद है आप सबको अच्छा लगा होगा, हमें तो अच्छा ही लगा। और मैं अब उपहार के लिए जो हमारे सरफ की तरफ से दिए जाते हैं हमारे जो मेहमानों को, तो मैं विनोद जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। तो यूनुस भाई को और प्रेम भाई को